हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। तो डियर, आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस के बारे में, और सभी क्लास मैंने अपलोड कर दी सिंपल और कंपाउंड के जितने भी इसके कंसेप्ट थे। और आज अपनी ये सिंथेसिस की लास्ट क्लास रहने वाली है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के ऊपर। अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इसका नाम सुनकर ही डर जाते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है कॉम्प्लेक्स, जटिल। लेकिन ये इतना जटिल नहीं है। ये पूरी टाइप्स पढ़ना है, एंड तक बने रहना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है भैया जी। तो पेन कॉपी साथ में लेके बैठना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे इन्फिनिटिव वाला केस भी पढ़ लिया था सिंपल सेंटेंस में, और ये कंपाउंड सेंटेंस की अपनी क्लास हो चुकी है इससे पहले, ठीक है, क्या क्या होते हैं, किस प्रकार से बनता है। अब जैसे कि मैं आज बात करूंगा, जैसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ेंगे, तो जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, ध्यान रखना है, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से मिलकर बनता है। अब ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है, तो ऑलरेडी हम कंजक्शन वाली क्लास भी ले चुके हैं कि जो आपके लिए सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है, तो वो पढ़ लिए थे। तो वही कंजक्शन आज इसमें काम आने वाले। जितने भी सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज होंगे। तो हेडिंग डाल लीजिएगा आज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी जटिल वाक्य। अगर ज़्यादा ही समस्या आ रही है तो ये देख लो, ऐसी शक्ल हो जाएगी फिर कलवे जैसी। ऐसा नहीं करना है कि तुम्हारी शक्ल ऐसे बन जाए, मुंह मत बनाओ ऐसे, जैसे इमोजी बना लेते हो ना तुम, या कमेंट सेक्शन में या तुम्हारी लाइन लग जाती है, सर समझ में नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। तो वही थोड़ा एक पेशेंस रखा करो अपने अंदर। तो हेडिंग डाल लिए होंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जटिल वाक्य क्या होता है, इसकी डेफिनेशन सुनना। वह सेंटेंस जो एक प्रिंसिपल क्लोज और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लोज से मिलकर बना होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वह सेंटेंस जो एक प्रिंसिपल क्लोज और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लोज। अब ये सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होती है, जब स्टार्टिंग में मैंने क्लोज ही पढ़ाई थी तब भी बताया था कि सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होती है। तो देखिएगा, सबऑर्डिनेट क्लोज वो होती है जो अपने अर्थ के लिए, अपने सेंस के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहे, प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर डिपेंड रहे, वो सबऑर्डिनेट क्लोज कहलाती है। जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है वो ध्यान रखना सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ी हुई होती है। जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है वो कौन से कंजक्शन से जुड़ी हुई रहेगी, सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ी हुई रहेगी। अब सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है, सबसे बड़ा यहाँ पे डाउट बन के आता है। अब सबऑर्डिनेट कंजक्शन ध्यान रखना है कि सबऑर्डिनेट, पहले तो ये क्लोज बता देता हूँ क्या होती है। ये अपने कंप्लीट अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर डिपेंड होती है। आगे बात समझ में, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं सबऑर्डिनेट क्लोज के बारे में। यह सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होती है, जो ये क्लोज होती है ना सबऑर्डिनेट क्लोज, ये सबऑर्डिनेट ही कंजक्शन से शुरू होती है। अब ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन कौन कौन से होते हैं वो नोट डाउन करना आपको। ये तो नोट कर लिया ना, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे इसकी आपको पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करा दूंगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आपको चैनल पे ज्वाइन हो जाना है। अब देखिएगा सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है, यानी कौन कौन से सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं जो हम पढ़ेंगे इसमें। जैसे कि वॉट हो गया, वाई, व्हेन, हु, होम, विच, वेयर, हुज, हाउ, यानी जितने भी WH वाले होते हैं ना वो लगभग इसी में आएंगे सबऑर्डिनेट कंजक्शन में। और इसके अलावा जैसे कि दैट हो गया, वेयर एवर हो गया, एज सून एज हो गया, बिफोर, आफ्टर, एज, थो, ये तो की स्पेलिंग सही करना, ठीक है। ऑल्दो हो गया, सो दैट हो गया, नो सूनर देन हो गया, इफ, अनलेस, इन केस हो गया, लेस्ट, इन ऑर्डर दैट, सो दैट, हैज इफ, या फिर एज थो, या एज सो एज। ये वैसे सारे हम डिस्कस कर चुके थे कंजक्शन वाले क्लास में। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हर क्लास एक दूसरे से लिंक है आपके। अब तुम्हारे टीचर ने या तुम कहीं और जगह पढ़ के आए हो तो मुझे नहीं पता वहाँ कैसे पढ़ाए हैं। यहाँ पे कंटेंट मिलेगा, अच्छे से समझाऊंगा, नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। एक बार दोबारा ऐसे अच्छे से और समझाऊंगा, ट्रिक से और समझाऊंगा, और तो मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, है भाई। तो देखिएगा एग्जाम्पल है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल बी सक्सेसफुल, यानी आप सक्सेस हो जाओगे, सफल हो जाओगे। इफ़ यू वर्क हार्ड यानी कंडीशन क्या है कि अगर तुम मदद करो, यानी सॉरी कठिन परिश्रम करोगे तो क्या हो जाओगे, सक्सेस हो जाओगे। तो ये जो इफ है ना, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, और इसके बाद में जो ये क्लोज दे रखी है वो सबऑर्डिनेट है, जो किसके ऊपर डिपेंड रहती है, प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर डिपेंड रहती है। नेक्स्ट है आई विल डू एज यू टेल मी,
जैसा तुम कहोगे वैसा मैं करूँगा। यू टेल मी, जो तुम कहोगे वैसा मैं क्या करूँगा, ठीक है। आई विल डू, यानी मैं करूँगा जो तुम मुझसे कहोगे। तो ये वाला सेंटेंस इस पे डिपेंड है, आई विल डू पे। नहीं आई कोई बात नहीं समझ में कि ये सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होती है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं उसमें और समझ लेना अच्छे से। अब देखिएगा सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है। पहले हम सबऑर्डिनेट क्लोज समझ लिए और कौन कौन से कंजक्शन उसमें काम लिए जाएंगे। अब सबऑर्डिनेट कंजक्शन एक बार देख लेते हैं, जस्ट उसके आगे हम टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। ये टाइप है इसकी जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है, और जो आपकी टाइप दे रखी है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की। कौन सी टाइप? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 3 तरीके से बनेंगे, ध्यान रख लेना। नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। जस्ट इससे पहले आपको ये हेडिंग डालना है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अब सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है कि सबऑर्डिनेट का शाब्दिक अर्थ होता है, यानी जो इसका रियल मीन होता है वो होता है आश्रित या दूसरे पर निर्भर रहना, यानी डिपेंडेंट रहना। इसका प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लोज यानी आश्रित वाक्यांश को प्रिंसिपल क्लोज यानी प्रधान वाक्यांश से जोड़ने के लिए किया जाता है। आई बात समझ में? यानी प्रिंसिपल क्लोज से जोड़ेंगे किसको? इस सबऑर्डिनेट क्लोज को। अब प्रिंसिपल क्लोज क्या होती है देख चुके, सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होती है ये भी देख लीजिए। जैसे कि आई डू नॉट नाउ, मैं नहीं जानता हूँ, वेयर सी लिव्स, कहाँ रहती है। कहाँ रहती है हम नहीं जानते, तो किसके ऊपर डिपेंड है? आई डू नॉट नाउ, मैं नहीं जानता हूँ। ऐसे ही राधिका इज ऑनेस्ट तो सी इज पुअर, हालांकि वह गरीब है लेकिन ऑनेस्ट है। तो राधिका इज ऑनेस्ट यानी खुद का अर्थ है। राधिका वाले का ये जो वाक्य दिख रहा है ना, ये प्रिंसिपल क्लोज है, इसका स्वयं का अर्थ है। जैसे कि अभी इसको बोलो, हालांकि सी इज पुअर, वह गरीब है, हालांकि वह गरीब है, मतलब कौन, किसकी बात हो रही है? राधिका की। ये इस पे तो डिपेंड हुई ना। अब आई बात समझ में? अब सबऑर्डिनेट क्लोज, अब आगे बढ़ते हैं। सबऑर्डिनेट क्लोज तीन प्रकार के होते हैं और 3 प्रकार से ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं। नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब एडिंग डालना है नाउन क्लोज, और आपको ये वाली टाइप में कंजक्शन में भी पढ़ाया था, अभी बताऊंगा कैसे पढ़ाया था, ठीक है। ऐसे वाली शक्ल मत करो, बोंदू वाली, ऐसे गोलू मोलू की शक्ल हो जाए। सर नहीं आ रहा, अब नहीं आ रहा तो भाई थोड़ा पेशेंस रख ले, अब समझाऊंगा मैं। आगे हम बढ़ते हैं, हेडिंग डालिए नाउन क्लोज क्या होती है। वह क्लोज जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट रहता है। अब मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं कि प्रीडिकेट क्या होता है? व्हाट इज प्रीडिकेट, बताइएगा। वह क्लोज जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट रहता है जो नाउन के समान कार्य करता है, यानी जो प्रीडिकेट रहता है वो एजेंट किसके रूप में काम कर रहा है? नाउन की तरह काम करेगा। अब सर ये प्रीडिकेट वैसे हिंदी में बोलते हैं इसको विधेय। अब ये विधेय क्या होता है? देखो आपने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद में आपने यहाँ पे एच भी यूज की होगी या एम भी यूज की होगी और ऑब्जेक्ट यूज किया होगा। जो ये एच बी एम बी रहती है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्रीडिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? में प्रीडिकेट बोलते हैं, विधेय बोलते हैं, ठीक है। मेन वर्ब के साथ वोट लगाने से जो पर्सन बनता है उसके उत्तर में जो क्लोज प्राप्त होती है उसे नाउन क्लोज कहते हैं। यानी जो मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया दे रखी होती है, जैसे कि आपको एग्जाम में 2 सेंटेंस देगा और उनको आपस में क्या करवाएगा? कंबाइन करवाएगा। अब कंबाइन करवाएगा तो सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि ये सबऑर्डिनेट क्लोज है और ये प्रिंसिपल क्लोज है? तो आप क्या करोगे, दोनों सेंटेंस में कोई ना कोई मेन वर्ब दे रखा होगा, और जो मेन वर्ब दे रखी होगी उसके पहले आपको क्या लगाना है? वोट लगाना है और पर्सन करना है। अगर जवाब मिले तो वो सबऑर्डिनेट क्लोज हो जाएगी, ठीक है, यानी नाउन क्लोज उसे हम बोलेंगे। सी टोल्ड मी सी वॉज नॉट एट फॉल्ट। अब यहाँ पे देखिए वॉज लिंकिंग वर्ब के रूप में आ रही है, तो ये तो मेन वर्ब नहीं है, टोल्ड है। सी टोल्ड मी क्या बताया था? सी टोल्ड मी मुझे बताया था, यानी वह मुझे बताई थी, कहा था, तो टोल्ड है। क्या क्या कहा था? ये कहा था, तो ये क्या है? नाउन क्लोज है। क्या ये
नाउन क्लोज है, यानी क्या का जवाब आ जाए तो वो कौन सी क्लोज होगी, कौन सी क्लोज होगी, नाउन क्लोज होगी। अब नाउन क्लोज आ गई, समझ में आ गए भाई, नाउन क्लोज हम पहचान लिए सर, लेकिन अब जोड़े कैसे, इसको जोड़ने का सबसे बड़ा कारण है, कैसे जोड़ेंगे। तो सी टोल्ड मी ऐसा का ऐसा पहला वाक्य आपको लिखना है। अब इसके बाद में आपको कंजक्शन यूज करना है। क्या यूज करना है, कंजक्शन यूज करना। अब तुम्हें पता है कि टोल्ड के साथ में कौन सा कंजक्शन आता है, दैट आता है। टोल्ड के साथ में जैसे 10th क्लास में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े होंगे, तो टोल्ड के साथ में क्या आता है, दैट आता है। जैसे कि आस्क से के साथ में वेदर आता है, इफ आता है। आ रही है ना बात समझ में। अब तुम ऐसे बोलोगे सर 12th क्लास में मैं अब वापस डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाओ, सटिया गई देखिए तुम्हारी, मेरे को ऐसा लग रहा है। सूखा होगा नशा मत कर लेना कोई कि दोबारा से पढ़ाओ सर, कॉमन सेंस रखो थोड़ी। तो सी वॉज नॉट एट फॉल्ट, तो जो अब रह गया ना सेंटेंस उसको एज इट इज आपको कॉपी कर देना है। सर ये तो बिल्कुल ईजी है, हाँ ईजी है, लेकिन ये कंजक्शन कैसे यूज करोगे वो आना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सी शुड लिसन टू योर टीचर से। बताओ, सी शुड लिसन टू, तुम्हें क्या सुनना चाहिए। अब मैं ऐसे बोलूं, क्या सुनना चाहिए, जो तुम्हारे टीचर कहते हैं, जो तुम्हारे टीचर कहते हैं। अब यहाँ पे वोट आ रहा है, तो वोट अलग मीन देगा, दैट नहीं आएगा यहाँ पे। ऑलरेडी यहाँ पे टू था, टू वोट योर टीचर से, तुम्हारे टीचर क्या कहते हैं, तुम्हें वो सुनना चाहिए जो तुम्हारे टीचर क्या कहते हैं। तो मतलब क्या का सेंस आ रहा है, इसलिए क्या है। अब टू दैट एक साथ नहीं आता, टू दैट एक साथ नहीं आता है, इसलिए मैंने यहाँ दैट यूज नहीं किया। अब वो जैसे आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, बार बार प्रैक्टिस करते रहो, खुद का हाथ है ना, और जो आपका सेंस है वो ऑलरेडी बता देगा कि आपको यूज करना क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई एक्सेप्ट, आई सेल विन ए प्राइज। आई एक्सेप्ट मैंने छोड़ा था, मतलब इसका मतलब होता है कि आई सेल विन ए प्राइज। ये देखो एक्सपेक्ट का मतलब, सॉरी एक्सेप्ट बोल दिया मैंने। एक्सपेक्ट का मतलब होता है जैसे कि उम्मीद होना, आशा होना, है ना। तो आई एक्सपेक्ट, क्या एक्सपेक्ट, किसके एक्सपेक्ट, कि आई सेल विन ए प्राइज, कि मैं जीत जाऊंगा। देखो मैं खुद बोल रहा हूँ ना, तो की का सेंस आ गया, की का आ गया तो बस दैट लगा दो, सिंपल है, इतना ही है। तो ये नाउन क्लोज, आई होप समझ में आ गई होगी नाउन क्लोज कैसे पहचानना और कैसे लगाना है। हालांकि इसकी टाइप्स बनेगी अभी नाउन क्लोज की आगे, बट इतना समझ में आ गया कि नाउन क्लोज होती क्या है। देखिए समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है जिससे और भी स्टूडेंट जुड़ सके, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि पढ़ाने का तरीका कैसा क्या है, कुछ चेंजेस करना तो बता देना। अब देखिएगा, जो नाउन क्लोज है, निम्न कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। जो नाउन क्लोज होती है उसके अंदर ये जितने भी कंजक्शन है उनका यूज किया जाएगा। अब तुम्हें कैसे पता रहेगा कि सर जो नाउन क्लोज होती है उसके अंदर हमें ये कंजक्शन याद हो जाएंगे, तो जिनका हिंदी अर्थ में कैसे शुरू हो, अगर इनका हिंदी अर्थ कैसे शुरू हो ना, तो वो जितने भी कंजक्शन है वो नाउन क्लोज में आएंगे। जैसे वोट यानी क्या, हो यानी कौन, वेर यानी कहाँ, विच यानी कौन सा, वाई यानी क्यों, वैन यानी कब, हुज, होम, हाउ, दैट, वेदर, इफ। वेदर इफ का मतलब की होता है। अब जैसे कि मैंने बोला था कि इफ का मतलब यदि होता है, वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे, यदि वाला केस हम पढ़ लिए थे। वॉट एवर, जो कुछ भी। अब ये थोड़ा अलग है, वॉट एवर इसी में इंक्लूड कर लिया जाता है, जो कुछ भी, ठीक है। ए प्राणी, गोचुमल कर लोगे याद। इसमें ध्यान रखना है कि इनका सबका हिंदी अर्थ किससे शुरू होगा, कैसे। नेक्स्ट है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन के समान निम्न वर्ग से कार्य करता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो नाउन होती है, नाउन क्लोज होती है ना, उसके देखिएगा अलग अलग टाइप्स हैं। अब ये टाइप्स तुम्हें कठिन लगेगी लेकिन है नहीं, देखने में नाम बहुत अजीब गरीब है इसमें। एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। अब तुम बोलोगे सर ये क्या होता है,
वैसे तो मैं ट्रिक दूंगा इनकी, लेकिन ट्रिक वो लास्ट में बताऊंगा आपको। अभी तो देखो कंसेप्ट क्लियर करो, ट्रिक के पीछे मत भगो, ठीक है। तो एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, यानी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में इस नाउन का प्रयोग करेंगे। यानी जो आपको दे रखा होगा ना, जो नाउन क्लोज दे रखी होगी, उसका प्रयोग हम करेंगे वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। दूसरी टाइप क्या बनेगी, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में जो नाउन क्लोज दे रखी होगी उसको हम वर्ब के बाद में लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज किए तो वर्ब के पहले लिखेंगे। इतना तो जानते हो ना आप सभी कि जो वर्ब होती है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट यूज किया जाता है और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। इतना सब जानते हैं, इतना तो कॉमन सेंस है सब में, भाई ग्रामर पढ़ रहे हो तो। इसके बाद में द ऑब्जेक्ट टू है प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन भी तुम्हें पता है। प्रीपोजिशन अपने साथ में क्या लेता है हमेशा और हमेशा, प्रीपोजिशन अपने साथ में क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। क्या लेता है, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन भी आता है और ऑब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन भी आता है। क्लियर। अब 11th क्लास में प्रीपोजिशन पढ़े हो, जैसे मैंने पढ़ाया था ना प्रीपोजिशन आपको, उसमें उठा के देखना एक बार कि एक्स्ट्रा मीन के लिए क्या होता है। फ्रेजल वर्ब बोलते हैं उसको, फ्रेज बोलते हैं, एक्स्ट्रा फ्रेज। द कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, यानी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, यानी कॉम्प्लीमेंट बना देते हैं, मिश्रण बना देंगे। जैसे बोलते हैं ना कॉम्प्लिकेटेड बन गया, ऐसे ही इन अपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन, यानी नाउन और प्रोनाउन के अपोजिशन के रूप में, यानी समानाधिकरण बोलते हैं। अपोजिशन का मतलब होता है समानाधिकरण। अब वैसे आगे भी इनका इन दी अर्थ लिखा हुआ मिलेगा, तो एक एक हेडिंग डाल लीजिएगा। एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, भागना नहीं है, देखो क्लियर हो जाएगा, टॉपिक है इजी। मैंने बोला ना ट्रिक से भी करवा दूंगा, लेकिन एक बार कंसेप्ट क्लियर करो, कंसेप्ट जरूरी है। चाहे एक क्लास और लेनी पड़ जाए, लेकिन आराम से पढ़ो इसको, फ्लो में पढ़ना है। जैसे कि नेक्स्ट बात करते हैं, पहली टाइप है अब इसकी नाउन क्लोज के अंदर, एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, यानी क्रिया के कर्ता के रूप में। क्रिया से पहले आप उस नाउन क्लोज का प्रयोग करोगे। एज एन किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। अब देखिएगा, ही सेड इट, ही सेड कहा था, इट वॉज ट्रू कि यह सच था। अब मुझे बताओ, पहले तो इसको पहचानो कि नाउन क्लोज कौन सी है, पहचानो जल्दी से। पहचान लिए होंगे सभी। देखिएगा, ही सेड, ही सेड क्या कहा था, क्या कहा था, इट वॉज ट्रू, ये सच था। क्या था, सच था। अब ध्यान रखना इसमें, अगर मैं बात करूं इसमें, जो आपको जो सबऑर्डिनेट, सॉरी, हाँ, सबऑर्डिनेट क्लोज होती है ना, सबऑर्डिनेट क्लोज। अब जो सबऑर्डिनेट क्लोज है, नाउन क्लोज तो पहचान ली कि नाउन क्लोज क्या है, इट वॉज ट्रू, ये तो हो गई नाउन क्लोज। अब ये अपनी क्या है, इसका स्वयं का अर्थ है, ही सेड कहा था, इट वॉज ट्रू। अब इसमें जो इट है ना, इट, ये क्या है, सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को क्या कर देना, आपको हटा देना है, और इसको हटाकर इसकी जगह जो पहला वाला वाक्य दे रखा है, जो प्रिंसिपल क्लोज है, उसको एज एन यहाँ पे लिख देना है। वॉट इज सेड वॉज ट्रू, क्या कहा था। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, इट इज नाउ टू ऑल, यानी सब जानते, पिछली बार आया हुआ क्वेश्चन नहीं, पिछले से शायद पिछली बार आया हुआ ये पर्सन। द अर्थ इज राउंड, इट इज नाउ टू ऑल, तो यहाँ पे इट है, इट किसके लिए आया, इस पृथ्वी के लिए आया है। तो हम क्या करेंगे, इस इट को हटाकर इसकी जगह इस पूरे सेंटेंस को लिख देंगे, और इस सेंटेंस से पहले हम किसका यूज करेंगे, कंजक्शन का यूज करेंगे, सबऑर्डिनेट कंजक्शन का। तो दैट द अर्थ इज राउंड इज नाउ टू ऑल, ठीक है। नेक्स्ट है द थीफ गोट इन, इट इज ए मिस्ट्री,
तो इट किसके लिए आया? थीप के लिए। तो हाउ द थीप गोट इन इज ए मिस्ट्री, यानी कैसे अंदर आया ये क्या था? रहस्य है। कैसे अंदर आया ये क्या था? रहस्य ही था। तो हाउ द थीप गॉट इन इज ए मिस्ट्री। ये हाउ भी क्या है? यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। इट की जगह मैंने सब्जेक्ट के रूप में क्या लिख दिया यहाँ पे? द थीप गॉट इन। कुछ नहीं करना है। जब अगर आपको एज एन किसके रूप में काम करना है? एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। अब एग्जाम में सर हम पहचानेंगे कैसे कि ये एज एन सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब है या कैसे है? तो वो भी मैं तरीका बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे सब देख रहे होंगे कि जो इट आ रहा है, ये इट किसके लिए आ रहा है? जैसे कि पृथ्वी के लिए यहाँ पे इट आया, यहाँ पे चोर के लिए इट आया, लेकिन इट क्या ही के लिए आया? नहीं, ये सच के लिए आया। ओके, आगे बढ़ते हैं अब। एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, यानी क्रिया के क्रम के रूप में। अब ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, जैसे हम पहले तो क्या लिख रहे थे? पहले लिख रहे थे। अब हम क्या करेंगे? बाद में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? बाद में। अब देखिएगा, यदि कोई क्लोज किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है तो वह नाउन क्लोज ऑब्जेक्ट टू द वर्ब कहलाता है। जो नाउन क्लोज होगी वो कहाँ पे लिखोगे आप? ऑब्जेक्ट के रूप में लिखोगे। तो डू यू नाउ, क्या तुम जानते हो? ही लिव्स, कहाँ रहती है? मतलब ऑटोमेटिक सेंस आ गया कि कहाँ, यानी वेयर। ये देखो, ही लिव्स। अब इस ही लिव्स से पहले आपको कंजक्शन यूज करना है। ये किसके रूप में आया? ऑब्जेक्ट के रूप में। वर्ब क्या है यहाँ पे? नाउ। वर्ब क्या है? नाउ। तो नाउ वर्ब है, और नाउ वर्ब के रूप में क्या करना है आपको? ये इसका यूज करना, नाउन क्लोज का। आई कैन नॉट से, मैं कह नहीं सकता। सी वॉन्ट्स, वह चाहती है। क्या चाहती है? सी वॉन्ट्स क्या? बस। आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता। वोट से वॉन्ट्स, यानी वह चाहती है। क्या चाहती है? तो वोट आ गया। से के ऑब्जेक्ट के रूप में हमने इस वाली क्लोज का यूज किया। ठीक, नेक्स्ट। वी नाउ द सनराइज इन द ईस्ट। वी नाउ द सनराइज, सॉरी, राइजेज इन द ईस्ट। जैसे कि वी नाउ, अब नाउ के साथ में अधिकतर क्या आता है? दैट आता है। वैसे वी नाउ, हम जानते हैं कि द सनराइजेज इन द ईस्ट, पूर्व में उदय होता है, तो जानते हैं वी नाउ। बस इस नाउ, ये नाउ वर्ब दे रखी है। बस अब तुम कैसे पहचानोगे सर कि डायरेक्ट ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ रही है कि वर्ब के रूप में? तो अब ध्यान रखना है कि जैसे कि वर्ब दे रखा होगा और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा होगा। आप जैसे कि इन सब के बाद में ऑब्जेक्ट कहाँ दे रखा है? नहीं दे रखा है। से के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, नाउ के बाद में ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पे है। तो बस अगर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो आपको क्या करना है? जो सेंटेंस दे रखा है उसको एजेंट लिख देना कंजक्शन से जोड़ के। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। देखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि अपना फ्रेंड सर्कल ऐसा बना लेते हैं कि अपनी महफिल में वो ऐसे बन जाते हैं कि पूछो ही मत। कैसे? कि जैसे कि आप पढ़ने वाले बच्चे थे, पहले अच्छे खासे मार्क्स आते थे, बट संगत ऐसे बना ली आपने कि ना तो वो पढ़ेगा और ना तुम्हें पढ़ने देगा। बस वही बातचीत होती रहेगी पूरे दिन, पूरी क्लास के अंदर, सुबह से लेकर प्रेयर से लेकर जब तक छुट्टी नहीं हो जाएगी ना, तब तक वैसा वही बातें होंगी। इनकी सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, कोई डाउट नहीं है इनके, और डाउट भी होंगे ना तो इररिलेवेंट होंगे इनके। तो भाई थोड़ा सुधर जाओ, अच्छे डाउट लाया करो, नहीं समझ में आए तो पूछा करो। लेकिन एक टीचर के नाते, अगर टीचर क्या करता है, जो भी डाउट पूछता है तो वो क्लियर करने की कोशिश करता है, बट तुम्हारे दिमाग में तो एक साइकोलॉजी बनी हुई है कि कठिन है, हार्ड है, ये तो नहीं होगा। अगर टीचर समझाएगा तो वो अब डीपली जाके समझाता है तो तुम उसे पागल समझते हो कि पढ़ा क्या रहा है, ये पढ़ा क्या रहा है। देखिएगा, कोई से भी टीचर ऐसे नहीं होते जो गलत पढ़ाएंगे।
लेकिन खुद भी तो मेहनत करो ना, टीचर समझा ही सकता है, खुद के भी एफर्ट्स लगाया करो, कितनी मेहनत करता है एक टीचर। द ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, एक प्रीपोजिशन के रूप में हमें इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, यानी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना के लिखेंगे। यदि कोई क्लोज किसी प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है तो वो नाउन क्लोज ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे कि योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन यू वर्क, यानी जो तुम्हारी सक्सेस होती है वो तुम कैसा कार्य करते हो उसी पे डिपेंड करेगी। तो हाउ के बाद में आपको ऐसे जोड़ के लिखना है, ठीक है। अब ये ऑन प्रीपोजिशन है ना, आप तुम समझ जाओगे कि ऑन प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद में नाउन क्लोज का यूज करना है। द फादर लाफ्ड एट द गर्ल्स वर डूइंग, द फादर लाफ्ड एट, यानी जो पिताजी है, एट, अब देखो लाफ के साथ में से एट आता है। द गर्ल्स वर डूइंग, तो क्या कर रही थी, क्या कर रही, द फादर लाफ्ड एट, यानी हंसा कि लड़कियां क्या कर रही थी, क्या कार था गए ना ऑटोमेटिक ही, बस इस एट के बाद में जो भी कंजक्शन वो आपको लगाना है। अब एक जैसे कि हमें ये प्रीपोजिशन वाली टाइप हम सिंपल सेंटेंस में भी पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि एट के बाद में डायरेक्ट जो भी नाउन होता था वो लिखते थे, यानी वर्ब को हम नाउन बना देते थे एज एन किसके रूप में, पार्टिसिपल जिरेंड के रूप में। जिरेंड के रूप में हमें वर्ब को चेंज कर दिया करते थे। अब ये जिरेंड क्या होता है, जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ते हैं वो जिरेंड होता है। पार्टिसिपल भी होता है लेकिन पार्टिसिपल सेंटेंस के स्टार्ट में लगता है, और जबकि प्रीपोजिशन के बाद में तो ऑब्जेक्ट आता है। चलो लास्ट टाइप, मतलब इसकी सेकंड लास्ट है, और बस आज नाउन क्लोज ही रखते हैं, फिर एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज हम कल देख लेंगे, ठीक है ना। तो द कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, यानी वी फॉर्म, कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे है मतलब वी फॉर्म का यूज करके आप बनाओगे। अब ये बी फॉर्म क्या होती है बताओ मुझे। बी फॉर्म वो होती है जैसे कि बी की फॉर्म होती है इज, एम, ठीक है, इज, एम, आर, या फिर वो या वर, इनको बी की फॉर्म बोलते हैं। नोट डाउन कर लेना अच्छे से। नाउन क्लोज का प्रयोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में होता है। कैसे सर, कॉम्प्लीमेंट के रूप में कैसे, मतलब इज एम आर जोड़ देंगे और फिर उसके बाद में यूज करेंगे, यानी इज एम आर वो वर्ड आपको दे रखा होगा, उसके बाद में सीधा दूसरे सेंटेंस को किसी ना किसी कंजक्शन से जोड़कर हमें बना देंगे। तो माई बिलीफ इज, यानी मेरा विश्वास है कि ही इज नॉट गिल्टी, कि उसका कोई दोष नहीं है। देखो माई बिलीफ, मेरा विश्वास है कि उसका दोष नहीं है। और देखिएगा डेली लाइव क्लास, मतलब आपको ये क्लास देखने को मिल जाएगी रोज 4 बजे। अब आपको क्लास देखने को मिलेगी, वैसे 5 बजे पहले क्लास मिलती थी और अब आपका टाइम चेंज कर दिया गया है, 4 बजे आपको क्लास देखने को मिल जाएगी डेली, ठीक है, दोपहर के अंदर। सैटरडे और संडे ऑफ रहेगा, मंडे टू फ्राइडे आपकी रोज क्लास रहेगी, सैटरडे संडे रिवीजन रहेगा और प्रैक्टिस क्लास रह सकती है आपकी। इज, विश इज, ही मे प्लीज यू, प्लीज का मतलब है यहाँ पे खुश होना या पर्सन होना। जैसे कि इज आ गया ना, इज के बाद में जो भी सबऑर्डिनेट कंजक्शन आपको सूटेबल लग रहा है वो यहाँ पे लगाओ और यहाँ पे लिखो अच्छे से, यानी उसकी इच्छा है कि ही मे प्लीज यू, कि वह तुम्हें खुश रख सके, यानी वो तुम्हें खुश रखेगा। संभावना दिखा रहा है, संभावना के लिए में आता है, क्या आता है, में आता है। माई ओपिनियन इज दिस, ही इज गिल्टी, अगर ये दिस आ जाए ना इसको दैट में चेंज कर देना है। माई ओपिनियन इज, मेरी ओपिनियन है कि ही इज गिल्टी, ही इज गिल्टी, की ये दोषी है। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा कि मतलब आपको इज एम आर वोज वर्ब से अगर कोई सेंटेंस एंड होता हुआ मिले तो उसके बाद में कुछ कंजक्शन जोड़ना है, कंजक्शन जोड़ने के बाद में दूसरे सेंटेंस को एज एन कॉपी कर देना है, ठीक है। आगे बढ़े, इसके बाद में हम देखते हैं अब इन अपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन। लास्ट टाइप है, यानी संज्ञा या सर्वनाम के समानाधिकरण के रूप में।
ठीक है। यदि किसी क्लोज का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन का अर्थ प्रकट करने के लिए किया गया हो तो वह नाउन क्लोज इन अपोजिशन टू अ नाउन और प्रोनाउन कहलाता है। जैसे कि अपोजिशन के केस में कंजक्शन दैट का प्रयोग नाउन के बाद होता है, यानी अपोजिशन के केस में जो कंजक्शन दैट होता है यानी इसके बाद में हम दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि निम्न एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग करेंगे, जैसे कि ग्लैड हो गया, हैप्पी, प्लीज्ड, एगर, इम्पेशेंट और सॉरी, अम्यूज्ड, श्योर, सरप्राइज्ड, विलिंग, कॉन्फिडेंट, अवेयर, एनेक्सियस या एनेक्सियस जो तुम बोलते हो, अफ्रेड। तो ये कुछ एडजेक्टिव है जिसके बाद में आप हमेशा किसका प्रयोग करोगे, दैट का प्रयोग करोगे, यानी इनके साथ में किसका प्रयोग करोगे आप, दैट का। ठीक है, आगे बात समझ में। लिखो ये अच्छे से नोट डाउन करो, इसको वीडियो को पॉज कर लिया करो। कर लिए भाई नोट डाउन, देखिएगा आगे। अब क्या बताया मैंने कि जो एडजेक्टिव होते हैं जो आपको लिखवा दिया है यहाँ पे, इनके साथ में आपको दैट लगाना। अगर आपको इस सेंटेंस में दिखाई दे तो आपको दैट का यूज करना है। तो द फैक्ट इज बिलीव्ड बाय ऑल, मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल। तो द फैक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे बोला गया नाउन और प्रोनाउन, अपोजिशन टू है नाउन और प्रोनाउन, तो उसका अपोजिशन बनाना। और वैसे मैंने अपोजिशन बनाना सिंपल सेंटेंस में भी सिखाया था कि जो विशेषता बताने के लिए आता है, जो विशेषता बताने के लिए आता है, तो वहाँ पे हम कोमा यूज करके जो विशेषता बताने वाली नाउन आ रही है उसको हम लिखते थे। सीखा था कि नहीं सीखा था? जैसे कि कालिदास ब्लाइंड है लेकिन वो फेमस है, कालिदास ए फेमस पोइट इज ब्लाइंड, वो वाला केस मैंने बताया था। द फैक्ट ऐसे ही यहाँ पे कोमा लगाना है। इसके बाद में जो विशेषता वाला वर्ड आया है वो यहाँ पे लिखना मैन इज मॉर्टल, कि दैट मैन इज मॉर्टल इज बिलीव्ड बाय ऑल। अब यानी बिलीव दिख गया तो इसके साथ में आप दैट लगाओगे और अपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन का यूज करना था कॉम्प्लेक्स बनाने में। द रिपोर्टर इज अननाउन टू मी, ही हैड गॉन। द रिपोर्ट इज अननाउन टू मी, यानी रिपोर्ट अननाउन थी। अब अननाउन है ना, तो अननाउन के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे बताओ? ही हैड गॉन, जो जा चुकी है। तो अननाउन के साथ में भी आप किसका यूज करोगे? दैट का यूज करोगे। तो द रिपोर्ट दैट ही हैड गॉन इज अननाउन टू मी, जो जा चुकी है वो मेरे लिए क्या है? अननाउन है। यहाँ पे कोमा यूज करना है। तो ये नाउन क्लोज आपकी कंप्लीट होती है। यहाँ पे नेक्स्ट टाइप रहेगी अपनी एडजेक्टिव क्लोज। कौन सी रहेगी? एडजेक्टिव क्लोज, यानी रिलेटिव क्लोज भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है? संबंधवाचक उपवाक्य, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और इसके बाद में जो एडवर्ब क्लोज रहती है वो भी हम देखेंगे। वैसे क्लोज के अंदर भी तो पढ़े होंगे ना आप कभी, तो क्लोज वाला टॉपिक तो पढ़े होंगे। तो क्लोज कितने प्रकार की होती है, और ध्यान रखना क्लोज भी आपके सबऑर्डिनेट क्लोज ही टाइप है। और सबऑर्डिनेट के अंदर आपके एग्जाम में जो क्लोज वाली टाइप है ना वो मैं बता देता हूँ। नाउन वाली टाइप आएगी आपके, नाउन क्लोज वाली टाइप आएगी आपकी। जो क्लोज दे रखी ना एग्जाम में, जो एग्जाम में पूछी जाएगी वो नाउन क्लोज ही रहेगी, ठीक है? नाउन क्लोज वाली टाइप आएगी। तो आई होप आज का सेशन आपको कैसा लगा? अच्छा ही लगा होगा, मैं तो यही उम्मीद करता हूँ। भाई पढ़ंत्री हो आप, ज़्यादा बहुत अच्छे पढ़े लिखे लड़के हो जो यहाँ तक लास्ट तक क्लास देखे। जो स्टूडेंट लास्ट तक इस क्लास को देखा ना एंड तक, ये मान लेना कि वो सीरियस है और उसका रिजल्ट भी देख लेना बहुत अच्छा रहने वाला है। वीडियो को दबा के लाइक और शेयर करना है, दोस्तों के पास जितना हो सके उतना शेयर करो। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।